हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा सेशन नंबर 45। इससे पहले वे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को 44th में दिया था। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, बाबा साहब पुरंदरे का प्रसिद्ध नाम क्या था? शिव शाहिर उनका प्रसिद्ध नाम था। मध्य प्रदेश सरकार ने बाबा साहब पुरंदरे को किस वर्ष कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था? 2007, 10, 8 में इनको सम्मानित किया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। EGCA परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? उड्डयन मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया है। 2019 में किस राज्य ने सिंधु डॉल्फिन को राज्य का जलीय जानवर घोषित किया था? पंजाब ने घोषित किया था। सिंधु नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर इसका वैज्ञानिक नाम है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें से पहला है यहाँ पर पूरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। हल्के लड़ाकू विमान LCH के बारे में डिस्कस करेंगे। विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना यह क्या है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो पहला टॉपिक है वो है यहाँ पर पूरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना। तो उड़ीसा सरकार जल्द ही पूरी हेरिटेज कॉरिडोर योजना की आधारशिला रखने वाली है और यह लगभग 800 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। यह परियोजना पूरी को विश्व स्तरीय विरासत स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बुनियादी सुविधाओं एवं विरासत तथा वास्तुकला की विकास योजना के तहत इसको संचालित किया जाएगा, इसका विस्तार किया जाएगा। पूरी हेरिटेज कॉरिडोर की अगर हम बात करें यहाँ पर परियोजना की, वर्ष 2016 में परिकल्पित पूरी हेरिटेज कॉरिडोर योजना का अनावरण दिसंबर 2019 में पवित्र शहर पुरी को विकास से करने के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में बदलने के लिए योजना लाई गई थी। इस परियोजना में आगंतुकों और पर्यटकों के लिए विशेष पवित्र शहर और जगन्नाथ मंदिर के आसपास के प्रमुख हिस्सों का पूर्ण विकास करना शामिल है। इस परियोजना में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन भवन पुनर्निर्माण, एक 600 क्षमता वाला श्री मंदिर स्वागत केंद्र, जगन्नाथ सांस्कृतिक केंद्र, भांडा डांडा हेरिटेज स्ट्रीट स्केप, समुद्र तट विकास, पूरी झील, मूसा नदी पुनरुद्धार योजना आदि शामिल है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें जगन्नाथ मंदिर की, तो ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग द्वारा किया गया था। पौराणिक कथाओं में इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई है। वास्तुकला की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहा जाता था। यह 4 तीर्थ धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वर में से एक है। मंदिर के 4 द्वार हैं। पूर्वी द्वार को यहाँ पर सिंह द्वार जो कि 2 झुके हुए सिरों के साथ मुख्य द्वार है। दक्षिणी द्वार को अश्वधा द्वार, पश्चिमी द्वार को व्याघ्र द्वार और उत्तरी द्वार को हस्ती द्वार के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक द्वार पर एक विशिष्ट प्रकार की नक्काशी प्रदर्शित की गई है। प्रवेश द्वार के सामने अरुणा स्तंभ या सूर्य स्तंभ है जो मूल रूप से कोणार्क से के सूर्य मंदिर में से एक था। महोत्सव की अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध रथ यात्रा यहाँ पर मनाया जाता है जो कि एक बहुत ही बहुधा यात्रा होता है। ओडिशा में स्थित अन्य महत्वपूर्ण स्मारकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तारा तारिणी मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं यहाँ पर स्थित है। दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर है। यह 13वीं सदी में निर्मित किया गया एक विश्व धरोहर स्मारक है जो कि सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस मंदिर के बारे में, तो कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी लगभग 1238 से 1264 ईसा के मध्य में किया गया था। यह गंग वंश के वैभव, स्थापत्य, मजबूती और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। यह सूर्य भगवान को समर्पित है। इस अर्थ में यह सीधे भौतिक रूप से ब्राह्मणवाद और तांत्रिक विश्वास प्रणालियों से जुड़ा हुआ है। कोणार्क के सूर्य मंदिर न केवल अपनी स्थापत्य और भव्यता के लिए बल्कि मूर्तिकला, कार्य की गहनता और प्रवीणता के लिए भी जाना जाता है।
यह कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्च बिंदु है जो अनुग्रह, खुशी और जीवन की लय को दर्शाता है। इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की 2 पंक्तियां हैं। कुछ लोगों का मत है कि 24 पहिए दिन के 24 घंटे का प्रतीक है, जबकि अन्य का कहना है कि 12-12 अश्वों की 2 कतारें वर्ष के 12 माह का प्रतीक है। 7 घोड़ों को सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। समुद्री यात्रा करने वाले लोग एक समय में इसे ब्लैक पगोड़ा कहते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यह जहाज को किनारे की ओर आकर्षित करता है और उनको नष्ट कर देता है। कोणार्क सूर्य पंथ के प्रसार के इतिहास की अमूल्य कड़ी है, जिसका उदय 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में हुआ। अंततः पूर्वी भारत के तटों पर यह पहुंच गया था। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के महत्व की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सांस्कृतिक उद्योग आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख घटक है। सांस्कृतिक स्थलों, सेवाओं और कला रूपों की व्यापकता पर्यटन को बढ़ावा देने, आजीविका को बनाए रखने और निवेश की आकर्षित करने के लिए सांस्कृतिक विरासतों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। संस्कृति के गैर आर्थिक लाभों में इतिहास का संरक्षण, ज्ञान का सर्जन और रचनात्मक का पोषण शामिल है। यूनेस्को द्वारा प्रदत्त विश्व धरोहरों स्थलों का दर्जा किसी भी स्मारक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और संभावित पर्यटन अवसर उपलब्ध कराता रहता है। विश्व में धरोहर स्थलों की सुरक्षा में कमी के भी कई कारण हैं। यहाँ पर सीमित बुनियादी ढांचा, सीमित प्रशिक्षित जनशक्ति, विशेष रूप से प्रायोगिक और संख्यात्मक सुविधाओं की कमी ऐसे कारण हैं इसमें, जिसकी वजह से सरकारी एजेंसियों द्वारा इस क्षेत्र की संरचनात्मक सुरक्षा में आवश्यक अनुसंधान और विकास नहीं किया जा रहा है। भारत में निजी क्षेत्र में विरासत संरक्षण के प्रयास काफ़ी हद तक केवल सौंदर्य संबंधी पहलुओं को संबोधित करता है। आमतौर पर इन परियोजनाओं के संचालन में और संरचनात्मक सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा जाता है। भारत में ऐसी औपचारिक प्रणाली का अभाव है जो स्मारकों की मरम्मत या मजबूतीकरण करने से पहले अवशिष्ट क्षमता के निदान और मात्रात्मक मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता की पहचान करती है। आधुनिक समय की इंजीनियरिंग शिक्षा, निर्माण सामग्री और प्रथाओं के पारंपरिक ज्ञान के बीच अभिसरण का अभाव है। यह विरासत के संरक्षण में एक गंभीर बाधा साबित होता है। धरोहर संरचनाओं में आपदा के बाद मरम्मत का कार्य जो होता है वह प्रायः अवैज्ञानिक, तदर्थ माध्यम से, अर्ध या बिना इंजीनियरिंग वाली पृष्ठभूमि के कारीगरों द्वारा किया जाता है। इसके लिए भी यह एक व्यापक कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की जाती है। भारत के पास विरासत धरोहरों का एक विशाल भंडार है। उनकी संरचनात्मक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें एक औपचारिक मंच के माध्यम से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन जनशक्ति की पर्याप्त गुणवत्ता और मात्रा का अभाव भारत में बड़ी संख्या में प्राकृतिक खतरों में विरासत संरचनाओं को संरक्षित करने में एक गंभीर अड़चन साबित होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर मूर्त सांस्कृतिक विरासत की सामने जो चुनौतियाँ खड़ी हो जाती उसको लेकर के, तो धन की कमी एक मुख्य कारण है। इसकी वजह से सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए वित्त महत्वपूर्ण चुनौती है। धरोहरों के संरक्षण और परिरक्षण का सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके साथ साथ प्रशिक्षण भी एक मुख्य कारण है। प्रशिक्षण के बाद यहाँ पर संरक्षण की आवश्यकता के लिए जागरूकता की कमी और उसके प्रचार में भी यहाँ पर कमी देखी जाती है। कई स्थानों पर जो ऐतिहासिक होते हैं वहाँ पर अवैध अतिक्रमण कर लिया जाता है दुकानों के द्वारा, निवासियों के द्वारा। पर्यावरण प्रदूषण भी एक मुख्य कारण है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो ऐतिहासिक स्मरण होते हैं उनको बहुत नुकसान होता है। जैसे कि मथुरा में तेल रिफाइनरी द्वारा उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड आदि के कारण ताजमहल बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। उसका जो कलर है वो धीमा पड़ चुका है। अगर हम बात करें कि हम आगे इसको किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, तो जो भी यहाँ पर दिशा निर्देश सुझाए जाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के द्वारा, उन दिशा निर्देशों के साथ कड़ाई के साथ पालन करना होगा ताकि हम इनको संरक्षित कर सकें। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के कार्यक्रम के लिए जो भी यहाँ पर प्रचलनात्मक दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनका उद्देश्य ये होता है कि इन सभी धरोहरों को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, उनको पालन करने की आवश्यकता है। जैसे संकटग्रस्त विश्व विरासतों की सूची तैयार करना, विश्व विरासत संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण करना,
विश्व विरासत निधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करना, कन्वेंशन के पक्ष में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना इसमें शामिल होता है। इसके लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संघर्षों के दौरान सांस्कृतिक विरासत की रक्षा से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि अफगानिस्तान और सीरिया जैसे संघर्ष क्षेत्रों में सांस्कृतिक विरासतों का नाश हो रहा है। यहाँ पर फंडिंग संबंधी समस्याओं से पर्यटनों के बीच जागरूकता बढ़ाकर एवं कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR के माध्यम से इन सारी समस्याओं को निपटा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय विरासत के समग्र संरक्षण को लेकर के, तो भारतीय विरासत के समग्र संरक्षण के लिए विद्यालयों में शैक्षणिक बदलाव और कला, विज्ञान एवं दर्शन के प्राचीन भारतीय ज्ञान को फिर से परिभाषित करने के लिए उच्च शिक्षा में सुधार की आवश्यकता होगी, जो मुख्य धारा के मौलिक अनुसंधान और विकास पर आधारित हो। विरासत की आर्थिक व्यवहार्यता पारंपरिक कला और शिक्षा के पुनरुद्धार पर निर्भर करती है, जिसे अमूर्त विरासत के रूप में लोकप्रिय माना जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत लंबी जानकारी थी आप लोगों के लिए कोणार्क मंदिर और जितने भी हमारे हेरिटेज है उनको किस प्रकार संरक्षित किया जा सके। दोस्तों, यहाँ पर अगला टॉपिक है हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के 2 लघु ड्रोन वायुसेना को सौंप दिए गए हैं। LCH मुख्यतः मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत निर्मित है, जिसे निजी उद्योग को भागीदारी के साथ बनाया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें LCH के बारे में, तो LCH हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL के हेलीकॉप्टर डिवीज़न के लिए एक नया उपकरण है। यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर 5 से 8 टन वर्ग का एक समर्पित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। LCH में प्रभावी युद्धक भूमिकाओं के लिए उन्नत तकनीकों और स्टील्थ सुविधाओं को शामिल किया गया है और इसे शत्रु की रक्षा, प्रतिवाद, अन्वेषण व बचाव, टैंक रोधी, काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशंस आदि जैसी भूमिकाओं की पूरा तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिस तरीके से इसका उपयोग किया जा सके। LCH दुनिया का एकमात्र हमला करने वाला हेलीकॉप्टर है जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन को काफ़ी भार के साथ उतरने और उड़ान भर सकता है। यह बर्फ़ की चोटियों पर -50 से लेकर रेगिस्तान के 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी प्रभावी रहेगा, कार्य करने में सक्षम रहेगा। LCH को AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर के अलावा चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अंततः सेवा के लिए तैनात किया जा सकेगा। यहाँ पर LCH के 2 तरीके के डिज़ाइन हैं। पहला है यहाँ पर स्विच 1.0 UAV। तो स्विच 1.0 UAV 1.5 किलोमीटर की उड़ान अवधि और 15 किलोमीटर की अपनी अद्वितीय क्षमताओं के साथ 4500 मीटर में अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसमें लगभग 90 मीटर तक एड्यूरेंस है तथा यह भारत की सीमाओं पर दिन और रात की निगरानी के लिए कठोर वातावरण और अत्यधिक ऊंचाई के तहत भारतीय सेना के निगरानी अभियानों का समर्थन करेगा। MR-20 की अगर हम बात करें तो MR-20 हेक्साकॉप्टर ड्रोन 20 किलोग्राम तक का भार ले जाने की क्षमता रखता है। इसका उपयोग भोजन, आवश्यक वस्तुएं, आपातकालीन चिकित्सा सहायता, गोला बारूद और हथियारों को अग्रेषण क्षेत्रों में ऊंचाई पर तैनात सैनिकों तक पहुंचाने में किया जा सकेगा। तो ये जानकारी थी पूरी आपकी LCH के बारे में। अगला टॉपिक है यहाँ पर विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना MSME के द्वारा यह लाया गया है। तो हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने सेवा के क्षेत्र के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना शुरू की है। विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के बारे में अगर हम बात करें तो यह योजना सेवा क्षेत्र में उद्यमों और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना किसी विशेष शर्त के प्रतिबंध के प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर संयंत्र और मशीनरी तथा सेवा उपकरणों की खरीद के लिए संस्थागत ऋण के माध्यम से 25% पूंजीगत अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जो कि सब्सिडी के रूप में होगा। इसके महत्व की अगर हम बात करें तो यह योजना MSMEs को प्रौद्योगिकी उन्नयन, MSMEs द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, उत्पादकता में वृद्धि और निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। यह MSMEs में नवाचार, डिजिटल सशक्तिकरण और डिज़ाइन हस्तक्षेप को भी बढ़ावा देगा। प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल योजना, तो इसकी शुरुआत की गई थी सन 2000 में। योजना का उद्देश्य अनुमोदित निर्दिष्ट 51 उप क्षेत्रों उत्पादकों में सुस्थापित और
उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए 15% तक की अग्रिम पूंजी जो कि सब्सिडी के रूप में रहेगा। इसको यहाँ पर एमएसएमईज में प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था, जो लगभग यहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक के संस्थागत वित्त पर आधारित था। दूसरे शब्दों में योजना का उद्देश्य अपने संयंत्र और मशीनरी को अत्याधुनिक तकनीकी के साथ या बिना विस्तार के तथा नए एमएसएमईज के लिए अपग्रेड करना है, जिन्होंने योजना दिशा निर्देशों के तहत विधिवत अनुमोदित उन्मुक्त योग्य सिद्ध तकनीक के साथ सुविधाएं प्रदान की है। अगर हम यहाँ पर बात करें व्हाट इज़ एमएसएमईज, तो यहाँ पर जो एमएसएमईज की परिभाषा दी गई है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और एंटरप्राइजेस रेंडरिंग सर्विसेज की, तो यहाँ पर 3 प्रकार के सर्विसेज यहाँ पर सेक्टर्स दिए गए हैं। एक होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो इनमें जो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं प्लांट में और मशीनरी के इक्विपमेंट्स में, तो यहाँ पर जो माइक्रो होता है 1 करोड़ तक का एनुअल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जिनका टर्नओवर लगभग 5 करोड़ का हो। स्मॉल में अगर हम देखें तो 10 करोड़ का एनुअल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, टर्नओवर इनका 50 करोड़ का हो सकेगा। मीडियम की अगर हम बात करें तो इनमें इन्वेस्टमेंट का जो दायरा है वो 50 करोड़ का रहेगा, जो कि एनुअल रहेगा, और इनका टर्नओवर रहेगा 250 करोड़ तक का। इतने इनके टर्नओवर हो सकते हैं। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने संबंधी पहलों की अगर हम बात करें सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तो खादी ग्राम और कायर उद्योगों सहित एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए जीवंत क्षेत्र की कल्पना प्रस्तुत करता है। ये एमएसएमईज को प्रभावी करने वाले नीतिगत मुद्दों तथा इस क्षेत्र को कवरेज एवं निवेश सीमा को संबोधित करने के लिए वर्ष 2006 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम को अधिसूचित किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यह एक नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना और देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। फिर यहाँ पर पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए विशेष कोष योजना है, जो कि स्फूर्ति के तहत संचालित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों के समूहों में व्यवस्थित करना तथा इस प्रकार उन्हें वर्तमान बाजार परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु यहाँ पर एक इंस्पायर योजना, यह योजना कृषि आधारित उद्योग में स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स, ग्रामीण आजीविका बिजनेस इनक्यूबेटर, प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर के माध्यम से नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देती है। एमएसएमई को वृद्धिशील ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सबमिशन योजना यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें सभी वैधानिक एमएसएमईज को उनकी वैधता की अवधि के दौरान उनके बकाया वर्तमान वृद्धिशील सावधि ऋण कार्यशील पूंजी पर 2% तक की राहत प्रदान की जाती है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना ऋण के आसान प्रवाह की सुविधा के लिए शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत एमएसएमईज को दिए गए स्पार्शिक मुक्त ऋण हेतु गारंटी कवर प्रदान किया गया है। चैंपियन पोर्टल की अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य भारतीय एमएसएमईज की शिकायतों को हल करने और उन्हें प्रोत्साहन करने, समर्थन प्रदान करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक चैंपियन के रूप में स्थापित करने में सहायता करना है। एमएसएमई समाधान के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय मंत्रालय, विभागों, सीपीएसी, राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतान के बारे में सीधे मामले दर्ज कराने के लिए सक्षम बनाता है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल यह नया पोर्टल है जो कि देश में एमएसएमईज की संख्या के आधार पर डेटा एकत्र करने में सरकार की सहायता करता है। एमएसएमई संबंध की अगर हम बात करें तो यह एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्यमों द्वारा एमएसई के सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शुरू किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए। इन 4 टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना है इन चारों टॉपिक्स को, तो इन सभी प्रश्नों के सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आसानी से दे पाएंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर, पूरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? पूरी मंदिर का निर्माण कब व किसने करवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कब व किसने करवाया था? स्विच 10, यूएवी तथा MR20 क्या है? विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना एमएसएमई कब लॉन्च की गई थी? इन 5 सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को लाभदायक है तो आप खुद देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।